कल्पना कीजिए कि किसी व्यक्ति को ना एक अपराध के लिए पूरे 5 साल की जेल की सजा सुना दी जाती है। बाप रे, 5 साल? हाँ बिल्कुल। वो बहुत परेशान है, मतलब जाहिर सी बात है, उसकी पूरी जिंदगी दांव पर लगी हुई है। लेकिन कुछ समय बाद जब दस्तावेजों की बहुत गहराई से जांच होती है ना, तो एक हैरान करने वाला सच सामने आता है। कैसा सच? सच ये कि जिस जज ने वो सजा सुनाई थी, कानूनी तौर पर उनके पास उस मामले की सुनवाई करने का अधिकार ही नहीं था। अच्छा, मतलब वो उनकी जुरिस्डिक्शन से ही बाहर था। एकदम सही। वो उनके अधिकार क्षेत्र यानी जुरिस्डिक्शन से पूरी तरह बाहर था। अब ऐसे में क्या किया जाए? क्या वो व्यक्ति अदालत से ये कहेगा कि पूरा मुकदमा फिर से शुरू किया जाए? क्या गवाहों को दोबारा बुलाया जाए? नहीं। यहीं पर कानून का एक बहुत ही खास हथियार काम आता है, जिसे हम रिवीजन कहते हैं। और मजे की बात यह है ना कि अदालत के गलियारों के बाहर और कई बार तो अंदर भी इस शब्द को लेकर भारी कंफ्यूजन रहता है। हाँ, मैंने भी नोटिस किया ये। है ना? लोग अक्सर अपील और रिवीजन को एक ही तराजू में तोलने लगते हैं। उन्हें लगता है दोनों एक ही चीज हैं। तो आज के इस डीप डाइव में हम इसी गुत्थी को सुलझाने वाले हैं। बिल्कुल। अधिवक्ता मनीष शुक्ला द्वारा तैयार की गई जो आपराधिक विधि ड्राफ्टिंग श्रृंखला है ना, उसके 21वें भाग में इस विषय को बहुत ही बारीकी से खोला गया है। तो हमारा आज का मुख्य फोकस इसी बात पर रहेगा कि कैसे रिवीजन एक दूसरे ट्रायल से अलग है। ये असल में कैसे काम करता है और कब इसका इस्तेमाल करना न्याय प्रणाली के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। बहुत ही दिलचस्प होने वाली आज की चर्चा। और हाँ, एक जरूरी बात, स्रोत सामग्री में यह भी बताया गया है कि अगर किसी को भी कानूनी सलाह की जरूरत है तो वे मनीष शुक्ला एंड एसोसिएट से संपर्क कर सकते हैं। जी बिल्कुल। उनका हेल्पलाइन नंबर है 9839036853, जिस पर व्हाट्सएप मैसेज किया जा सकता है या फिर रात 8 से 10 बजे के बीच कॉल की जा सकती है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। अपील बनाम रिवीजन, ये कानून की दुनिया का एक ऐसा भ्रम है जो मतलब अच्छे अच्छों को उलझा देता है। मैं सोच रहा था कि इसे समझने के लिए क्यों ना एक एनालॉजी का इस्तेमाल किया जाए। हाँ बिल्कुल, एनालॉजी से समझना हमेशा आसान होता है। मैं सुन रही हूँ। मान लीजिए कि हम एक बहुत ही महंगे रेस्टोरेंट में खाना खाने गए हैं। हमने एक बहुत खास डिश ऑर्डर की, लेकिन जब वेटर ने उसे टेबल पर रखा और हमने उसे चखा ना, तो उसका स्वाद एकदम खराब था। अरे, मतलब उसमें नमक बहुत ज्यादा था, मसाले कच्चे थे। अब हमारे पास 2 विकल्प हैं। पहला तो ये कि हम वेटर को बुलाएं और कहें कि भाई ये डिश खराब है, इसे वापस ले जाओ और किसी दूसरे शेफ से पूरी डिश दोबारा बनवा कर लाओ। हाँ, तो ये जो पूरी प्रक्रिया को दोबारा शुरू करवाने की मांग है ना, कानूनी भाषा में यही अपील है। अच्छा जी, जब कोई व्यक्ति अपील में जाता है तो वो अदालत से कह रहा होता है कि पूरा फैसला ही गलत है। आप तथ्यों को, सबूतों को और गवाहों के बयानों को एक बार फिर से सुनिए और एक नया फैसला सुनाइए। मतलब एकदम नई शुरुआत। बिल्कुल, नई शुरुआत। लेकिन जो रिवीजन है वो इसके एकदम उलट है। वो कैसे? रिवीजन ऐसा है कि हमने डिश चखी, हमें लगा कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन हमने डिश दोबारा बनवाने की मांग नहीं की। इसके बजाय हमने सीधे एक फूड इंस्पेक्टर को किचन में भेज दिया। ये दिलचस्प है। अब वो फूड इंस्पेक्टर वहां जाके डिश का स्वाद नहीं चखेगा। हाँ, उसका काम स्वाद चखना तो है नहीं। बिल्कुल नहीं। वो ये नहीं देखेगा कि नमक कम है या ज्यादा। वो सिर्फ ये चेक करेगा कि शेफ ने खाना बनाते समय साफ सफाई के नियमों का पालन किया था या नहीं। क्या जिस तापमान पर डिश पकनी चाहिए थी वो सही था, या फिर जो सामग्री इस्तेमाल की गई वो एक्सपायर्ड तो नहीं थी। बहुत ही बढ़िया उदाहरण दिया आपने। यानी फूड इंस्पेक्टर का पूरा फोकस उम्दा स्वाद पर नहीं बल्कि प्रक्रिया पर है। एकदम सही। और उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय जब रिवीजन सुनते हैं ना, तो वे बिल्कुल उसी फूड इंस्पेक्टर की भूमिका में होते हैं। वे मामले के तथ्यों को फिर से नहीं तौलते। तो फिर वो तौलते क्या हैं? वे सिर्फ 3 विशिष्ट पैमानों पर निचली अदालत के फैसले की जांच करते हैं और स्रोत सामग्री में इन 3 पैमानों को बहुत साफ तौर पर बताया गया है: वैधानिकता, शुद्धता और उचितता। अंग्रेजी में कहें तो लीगैलिटी, करेक्टनेस और प्रोप्राइटी। लीगैलिटी, करेक्टनेस और प्रोप्राइटी। हाँ,
ये सिर्फ 3 भारी भरकम शब्द नहीं है, बल्कि ये वो सख्त फिल्टर है जिनसे होकर किसी भी फैसले को रिवीजन में गुजरना पड़ता है। तो मैं चाहूंगा कि हम इन फिल्टर्स को थोड़ा विस्तार से समझे ताकि हमारे सुनने वालों को एकदम स्पष्ट हो जाए। जी सबसे पहले लेते हैं वैधानिकता या लीगैलिटी को। जी मेरे हिसाब से इसका सीधा संबंध इस बात से है कि क्या फैसला कानून की किताब के अनुसार दिया गया है। जी हाँ, बिल्कुल। जैसे मान लीजिए किसी अपराध के लिए कानून में अधिकतम 3 साल की सजा का प्रावधान है, लेकिन जज साहब ने गलती से 5 साल की सजा लिख दी, तो ये सीधे तौर पर वैधानिकता का उल्लंघन हुआ ना, क्योंकि आदेश कानून के स्थापित दायरे से ही बाहर चला गया। आपने बिल्कुल सटीक बात कही। ये लीगैलिटी का सबसे साफ उदाहरण है। और जो दूसरा फिल्टर है, शुद्धता यानी करेक्टनेस, ये थोड़ा तकनीकी है। इसका मतलब ये नहीं है कि उच्च न्यायालय यह देखेगा कि गवाह सच बोल रहा था या झूठ। तो फिर इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि निचली अदालत ने रिकॉर्ड पर मौजूद जो तथ्य हैं, उनसे जो निष्कर्ष निकाला है, क्या वो तार्किक रूप से शुद्ध है? अच्छा, मतलब जो साक्ष्य हैं और जो फैसला है उनमें तालमेल होना चाहिए। बिल्कुल। मैं एक उदाहरण देती हूँ। मान लीजिए कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट साफ-साफ कह रही है कि मौत जहर से नहीं हुई है। ठीक है। और फिर भी जज ने जहर देने के आरोप में व्यक्ति को दोषी ठहरा दिया। अरे बाप रे। हाँ, तो यहाँ निष्कर्ष तथ्यों से एकदम मेल नहीं खा रहा है। ये शुद्धता या करेक्टनेस का अभाव है। समझ गए। और अब आते हैं तीसरे पैमाने पर, जो मुझे व्यक्तिगत रूप से सबसे ज्यादा दिलचस्प लगता है। वो है उचितता यानी प्रोप्राइटी। मैंने पढ़ा है कि इसे प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों से जोड़ा जाता है, लेकिन एक आम इंसान के लिए ये उचितता असल में दिखती कैसी है? इसे ना एक बहुत ही गंभीर लेकिन काफी आम परिदृश्य से समझते हैं। ठीक है। कल्पना कीजिए कि एक हत्या का मुकदमा चल रहा है। ठीक है। अभियोजन पक्ष यानी प्रोसिक्यूशन ने अपना एक मुख्य गवाह पेश किया, जिसने आरोपी के खिलाफ बहुत बड़ा बयान दे दिया अदालत में। कोई अहम गवाही। जी। अब कानून का बुनियादी नियम, जिसे हम प्राकृतिक न्याय कहते हैं ना, वो ये कहता है कि आरोपी के वकील को उस गवाह से जिरह करने का यानी क्रॉस एग्जामिनेशन करने का पूरा मौका मिलना चाहिए। हाँ, बचाव का हक तो सबको है। बिल्कुल। लेकिन मान लीजिए कि जांच किसी कारणवश, शायद समय बचाने के लिए या किसी और वजह से, बचाव पक्ष को जिरह करने का मौका ही नहीं देते और सीधे फैसला सुना देते हैं। अरे ये तो बहुत बड़ा अन्याय होगा। मतलब बिना सवाल पूछे किसी की गवाही को अंतिम कैसे माना जा सकता है? यही तो बात है। यही उचितता का अभाव है। भले ही जज ने कानून की एकदम सही धारा लगाई हो, भले ही ये निष्कर्ष सही लग रहा हो, लेकिन जो प्रक्रिया अपनाई गई ना, वो उचित नहीं थी। वो निष्पक्ष नहीं थी। एकदम सही, वो निष्पक्ष नहीं थी। ऐसे में उच्च न्यायालय रिवीजन के माध्यम से हस्तक्षेप करेगा, क्योंकि न्यायिक प्रक्रिया की जो पवित्रता है वो भंग हुई है। एक मिनट, यहाँ मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है। हाँ, पूछिए। अगर उच्च न्यायालय को लगता है कि प्रक्रिया भंग हुई है और बचाव पक्ष को सवाल पूछने का मौका नहीं मिला, तो क्या उच्च न्यायालय उस गवाह को सीधे अपने पास बुलाकर खुद गवाही करवाएगा? मतलब मेरा सवाल यह है कि अगर कुछ गलत हुआ है तो क्या उसे वहीं सुधारने के लिए पूरी कहानी को फिर से नहीं सुना जाना चाहिए? नहीं, यहीं पर तो सबसे बड़ी लाइन खींची गई है। मनीष शुक्ला जी के विश्लेषण में इस बात पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया है कि रिवीजन, दोबारा सुनवाई या रीहियरिंग बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा जी, उच्च न्यायालय गवाहों को अपने सामने बुलाकर नए सिरे से ट्रायल शुरू नहीं करेगा। अगर उच्च न्यायालय को लगता है कि जिरह नहीं होने से उचितता का उल्लंघन हुआ है, तो वो बस ये आदेश देगा कि निचली अदालत ने प्रक्रिया में गलती की है। तो फिर वे करते क्या है? मतलब अदालत के पास विकल्प क्या होते हैं इस गलती को सुधारने के? उनके पास ना मुख्य रूप से 3 विकल्प होते हैं। पहला विकल्प है संशोधित करना यानी मॉडिफाई करना। ठीक है। मान लीजिए निचली अदालत ने किसी फैसले में 2 बातें कही हैं। एक हिस्सा पूरी तरह से कानूनी रूप से सही है, लेकिन जो दूसरा हिस्सा है उसमें अधिकार क्षेत्र से बाहर जाके कुछ कह दिया गया है। ऐसे में उच्च न्यायालय पूरे फैसले को खारिज नहीं करेगा, वो एक सर्जिकल स्ट्राइक की तरह केवल उस दूसरे हिस्से को काट देगा या संशोधित कर देगा। अरे वाह, यानी जो बीमारी वाला हिस्सा है सिर्फ उसका इलाज किया जाएगा, पूरे शरीर को नहीं छेड़ा जाएगा। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। दूसरा विकल्प होता है निरस्त करना यानी सेट असाइड करना। ये कब होता है? अगर उच्च न्यायालय ये देखता है कि जो आदेश पारित किया गया है उसे पारित करने का अधिकार ही उस मजिस्ट्रेट के पास नहीं था, मतलब वो पूरी तरह से अवैध है, तो उस आदेश को शून्य घोषित कर दिया जाता है, उसे पूरी तरह से किनारे कर दिया जाता है। जैसे हमारे शो के एकदम शुरुआत वाले उदाहरण में
जहां जज साहब के पास केस सुनने का जुरिस्डिक्शन ही नहीं था। हाँ, बिल्कुल वही। तो वो पूरा का पूरा 5 साल की सजा का फैसला ही निरस्त हो जाएगा। एकदम सही। और तीसरा विकल्प होता है सुधार करना, यानी करेक्ट करना। ये क्लेरिकल गलतियों के लिए होता है क्या? जी हाँ, कई बार अदालतों के आदेशों में क्लेरिकल गलतियां हो जाती हैं, या कोई छोटी मोटी तकनीकी खामी रह जाती है जो पूरे केस के नतीजे को तो नहीं बदलती, लेकिन रिकॉर्ड के लिए गलत होती है। तो उसे ठीक कर दिया जाता है। हाँ, उच्च न्यायालय उसे बस सुधार देता है। तो इन तीनों ही स्थितियों में बात सिर्फ रिकॉर्ड पर मौजूद फाइलों की हो रही है। कोई नया गवाह नहीं, कोई नया सबूत नहीं। अब ये तो बात हो गई अदालत के नजरिए से, लेकिन अगर हम इसे एक वकील के चश्मे से देखें जो एकदम जमीन पर काम कर रहा है, तो वो इस हथियार का इस्तेमाल करेगा कब? क्योंकि अगर अदालत नए सबूत देख ही नहीं रही है, कहानी फिर से सुन ही नहीं रही है, तो इस असीमित अधिकार का असल जिंदगी में फायदा क्या है? ये बहुत ही शानदार सवाल है, और यहीं पर ना एक वकील की असली काबिलियत तय होती है। अच्छा। दस्तावेजों में 4 ऐसे बहुत ही विशिष्ट परिदृश्य बताए गए हैं जहां रिवीजन ही एकमात्र रास्ता होता है। 4 परिदृश्य। पहला कौन सा है? पहला परिदृश्य है जब आदेश के खिलाफ अपील नहीं की जा सकती, मतलब जब आदेश नॉट अपीलेबल हो। क्योंकि कानून में हर छोटे मोटे आदेश के खिलाफ अपील करने का अधिकार नहीं होता है। क्या इसका मतलब उन अंतरिम आदेशों से है जो केस के बीच बीच में आते रहते हैं? हाँ, बिल्कुल, जिन्हें कानूनी भाषा में इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर्स कहा जाता है। मान लीजिए केस चल रहा है और अदालत ने बीच में एक आदेश पारित कर दिया कि विवादित संपत्ति को सील कर दिया जाए। ठीक है। अभी अंतिम फैसला तो है नहीं, तो इसके खिलाफ आप नियमित अपील में नहीं जा सकते। लेकिन अगर वो आदेश स्पष्ट रूप से किसी कानूनी नियम को तोड़ रहा है, तो वकील रिवीजन की खिड़की से उच्च न्यायालय पहुंच सकता है। मैं समझ गया। जब अपील का दरवाजा कानूनन बंद हो, तब रिवीजन का सहारा लिया जाता है। एकदम सही। तो दूसरा परिदृश्य क्या है? दूसरा परिदृश्य तब बनता है जब निचली अदालत ने कानून का पूरी तरह से गलत प्रयोग किया हो। मतलब तथ्य एकदम साफ है, किसी को उन पर कोई विवाद नहीं है, लेकिन जो कानून उन तथ्यों पर लागू होना चाहिए था ना, जज साहब ने उसकी व्याख्या ही गलत कर दी। जैसे अगर किसी पर चोरी का आरोप है और जज साहब ने उस पर डकैती के कानून की धाराएं लगा दी, जबकि वहां डकैती की शर्तें पूरी ही नहीं हो रही थीं। बिल्कुल, ये एकदम सटीक उदाहरण है। तथ्य वही है, लेकिन कानून का चश्मा गलत पहन लिया गया। अब आते हैं तीसरे परिदृश्य पर। ये बहुत ही नाजुक है। ये तब लागू होता है जब किसी बहुत ही महत्वपूर्ण साक्ष्य या तथ्य को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया गया हो। नजरअंदाज कर दिया गया हो। हाँ, अब यहाँ एक बहुत ही बारीक अंतर समझना जरूरी है। कैसा अंतर? मैं चाहूंगा आप इसे थोड़ा और स्पष्ट करें। जी, मैं बताती हूँ। मान लीजिए कि बचाव पक्ष ने अदालत में एक सीसीटीवी फुटेज पेश किया। ठीक है। जज ने उस फुटेज को देखा, लेकिन जज को लगा कि ये फुटेज धुंधला है और वो इस पर विश्वास नहीं कर सकता। अगर जज ने ऐसा लिखकर फैसला सुनाया है, तो आप रिवीजन में नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि जज ने सबूत देखा और अपना एक निष्कर्ष निकाला। आपको निष्कर्ष से दिक्कत है तो आप अपील में जाइए। अच्छा। लेकिन रिवीजन तब होगा जब जज ने अपने पूरे 50 पन्ने के फैसले में उस सीसीटीवी फुटेज का जिक्र तक नहीं किया, मानो वो फुटेज फाइल में था ही नहीं। ओह, मतलब अदालत ने उस सबूत को सिरे से अदृश्य मान लिया, जबकि वो फुटेज पूरे केस की दिशा पलट सकता था। ये तो सच में एक बहुत बड़ी न्यायिक चूक है, जिसे सिर्फ रिकॉर्ड देखकर ही पकड़ा जा सकता है। बिल्कुल, यही वो बारीक अंतर है। और अब चौथा परिदृश्य है जब आदेश में स्पष्ट रूप से कोई अन्याय दिखाई दे रहा हो, जिसे क्लियर इनजस्टिस कहते हैं। ये शब्द स्पष्ट अन्याय थोड़ा सा व्यक्तिपरक या सब्जेक्टिव नहीं लगता? मतलब हर हारने वाले पक्ष को तो यही लगेगा ना कि उसके साथ अन्याय हुआ है। हाँ, हारने वाले को तो हमेशा अन्याय ही लगता है, लेकिन कानून की नजर में स्पष्ट अन्याय का मतलब है एक ऐसी स्थिति जो किसी भी सामान्य तार्किक इंसान की अंतरात्मा को झकझोर दे। कोई उदाहरण? जैसे हमने पहले बात की थी, बिना नोटिस दिए, बिना दूसरे पक्ष को सुने किसी के मकान को गिराने का आदेश दे देना। हाँ, ये तो सरासर गलत है। बिल्कुल, ये आदेश पढ़ते ही पता चल जाता है कि इसमें न्याय के मूल सिद्धांतों को पूरी तरह से दरकिनार किया गया है। इसे साबित करने के लिए आपको नई गवाहों की जरूरत नहीं है। आदेश की कॉपी ही खुद अपनी गवाही दे रही है। वाह, ये रिवीजन सच में एक बहुत ही शक्तिशाली उपकरण है। लेकिन चूंकि हम कानूनी प्रक्रियाओं की बात कर रहे हैं, तो वर्तमान संदर्भ में मेरे दिमाग में एक बहुत बड़ा सवाल आ रहा है। जी, पूछिए।
अभी हाल ही में भारत में नए आपराधिक कानून लागू हुए हैं। दशकों पुरानी जो सीआरपीसी थी, उसकी जगह अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी बीएनएसएस ने ले ली है। जी बिल्कुल। तो क्या इस इतने बड़े बदलाव के साथ रिवीजन की इस पूरी प्रक्रिया, इसके नियमों या इसके ढांचे में कोई बदलाव आया है? यह बहुत ही प्रासंगिक सवाल है। जो प्रावधान पहले सीआरपीसी की धारा 397 और 401 के तहत पढ़े जाते थे ना, वे अब नए कानून बीएनएसएस के अंतर्गत समाहित हो गए हैं। लेकिन जो बुनियादी ढांचा है, जो रिवीजन का मूल उद्देश्य है, वो एकदम जस का तस है। तो क्या इसका मतलब यह है कि सिर्फ धाराएं बदली हैं लेकिन काम करने का तरीका वही पुराना है? काफी हद तक हाँ। नए कानून के तहत भी रिवीजन को एक शक्तिशाली लेकिन सीमित अधिकार ही माना गया है। अदालतों का फोकस अभी भी प्रक्रिया की शुद्धता पर ही है। अच्छा। हालांकि नए कानूनों का एक बड़ा उद्देश्य ना न्याय प्रक्रिया में होने वाली अनावश्यक देरी को कम करना है। हाँ, तारीख पर तारीख वाला सिस्टम खत्म करना है। बिल्कुल। इसलिए अब अदालतों से ये अपेक्षा की जाती है कि वे रिवीजन याचिकाओं को और भी अधिक कड़ाई से जांचें, ताकि कोई भी व्यक्ति केवल केस को लटकाने के इरादे से इस टूल का दुरुपयोग ना कर सके। ये तो बहुत जरूरी भी है, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि कानूनी दावपेच का इस्तेमाल न्याय पाने से ज्यादा न्याय में देरी करने के लिए किया जाता है। एकदम सही बात है। तो अगर किसी को रिवीजन फाइल करना ही है तो उसे किन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए? क्योंकि जाहिर है अदालतें अब और भी ज्यादा सख्त होने वाली हैं। जो सामग्री हम आज देख रहे हैं ना, उसमें वकीलों और आम लोगों के लिए एक बहुत ही स्पष्ट चेकलिस्ट दी गई है। हाँ। अगर इसमें एक भी गलती हुई तो याचिका बिना सुनवाई के पहले ही दिन खारिज हो सकती है। बाप रे। तो सबसे पहला नियम क्या है? सबसे पहला और सबसे अहम नियम ये है कि अपील और रिवीजन का अंतर आपके दिमाग में और आपके ड्राफ्ट में शीशे की तरह साफ होना चाहिए। मतलब आप अदालत के सामने जाके ये नहीं कह सकते कि जज साहब मेरा मुवक्किल तो बेकसूर है, वो तो उस वक्त वहां था ही नहीं। बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये तो कहानी सुनाना हो गया ना, ये अपील की भाषा है। एकदम सही पकड़े आप। हाँ। आपकी जो याचिका है वो पूरी तरह से इस बात पर केंद्रित होनी चाहिए कि कानून की किस धारा का उल्लंघन हुआ है। आपका तर्क भावनाओं पर नहीं, बल्कि तकनीकी कानूनी त्रुटियों पर आधारित होना चाहिए। ये आम आदमी के लिए वाकई बहुत मुश्किल होता होगा। जब कोई किसी कानूनी पछड़े में फंसता है तो वो बस अपनी भावनाएं, अपना दर्द अदालत को बताना चाहता है। हाँ, वो तो है, लेकिन पूरी तरह अनिवार्य है। वो क्या है? रिवीजन याचिका के साथ निचली अदालत के आदेश की प्रमाणित प्रति यानी सर्टिफाइड कॉपी लगाना अनिवार्य है। सर्टिफाइड कॉपी क्यों? मतलब क्या सादे कागज पर टाइप किया हुआ आदेश या उसकी फोटोकॉपी नहीं चल सकती? बिल्कुल नहीं चल सकती। अगर हम रिवीजन को एक अपराध की तरह देखें जहां निचली अदालत से कोई कानूनी गलती हुई है, तो वो जो जजमेंट है ना, वो अपने आप में एक क्राइम सीन है। अरे वाह, क्या तुलना की आपने! क्राइम सीन? जी। उच्च न्यायालय को उस जजमेंट का एक एक कॉमा, एक एक फुल स्टॉप आधिकारिक मोहर के साथ चाहिए होता है। अच्छा। वे इस बात की गारंटी चाहते हैं कि जो कागज उनके सामने रखा है वो 100% वही है जो निचली अदालत ने जारी किया था। हवा में या व्हाट्सएप पर आई पीडीएफ के आधार पर उच्च न्यायालय काम नहीं कर सकता। ये तर्क तो पूरी तरह से समझ में आता है। बिना पुख्ता आधार के आप किसी जज के फैसले पर सवाल कैसे उठा सकते हैं? एकदम सही। और इस चेकलिस्ट का आखिरी बिंदु है समय सीमा यानी टाइम लिमिट। कानून में एक बहुत ही प्रसिद्ध कहावत है कि कानून उनकी मदद करता है जो जागरूक है, उनकी नहीं जो सोते रहते हैं। तो रिवीजन फाइल करने की भी एक तय मियाद होती है जिसे हम लिमिटेशन पीरियड कहते हैं। हाँ बिल्कुल। इसका कारण ये है कि कानून में फैसलों की एक अंतिम रूपरेखा होना बहुत जरूरी है। फाइनलिटी होनी चाहिए। जी। ऐसा नहीं हो सकता कि आज एक फैसला आया और आप 5 साल बाद अचानक नींद से जागे और कहे कि अरे उस फैसले की प्रक्रिया में तो कोई तकनीकी खामी थी, इसलिए रिवीजन किया जाए। हाँ, ये तो पूरी व्यवस्था को ही ठप कर देगा। बिल्कुल। अगर आप तय समय सीमा के भीतर अदालत का दरवाजा नहीं खटखटाते हैं तो आपका ये अधिकार हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। तो अगर हम इस पूरी गहन चर्चा का एक निचोड़ निकालें तो तस्वीर काफी साफ हो जाती है। रिवीजन कोई जादू की छड़ी नहीं है जो आपकी केस की कहानी को फिर से लिख देगी। सही कहा। ये एक सर्जिकल टूल है जिसका काम केवल ये जांचना है कि न्यायपालिका की मशीनरी सही तरीके से काम कर रही है या नहीं। अगर कहीं कोई पुर्जा गलत लगा है, अगर कानून का गलत इस्तेमाल हुआ है या अधिकार क्षेत्र की सीमाएं लांघी गई हैं, तो ये टूल उस गड़बड़ी को सुधार सकता है।
और जब इसका सही समय पर सही कानूनी तर्कों के साथ उपयोग किया जाता है ना, तो ये उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सहारा बन सकता है जो सिस्टम की प्रक्रियात्मक गलतियों का शिकार हुए हैं। वाकई मनीष शुक्ला जी की इस ड्राफ्टिंग श्रृंखला ने एक बहुत ही जटिल और नीरस से दिखने वाले विषय को बहुत ही व्यावहारिक बना दिया है। और जो लोग इस तरह की कानूनी पेचीदगियों में उलझे हैं या जिन्हें पेशेवर सलाह की जरूरत होती है, उनके लिए मनीष शुक्ला एंड एसोसिएट्स एक बहुत महत्वपूर्ण संसाधन है। बिल्कुल, कोई भी व्यक्ति उनके व्हाट्सएप नंबर 9839036853 पर संपर्क कर सकता है या फिर रात 8 से 10 बजे के बीच सीधे कॉल भी कर सकता है। ये जानकारी निश्चित रूप से हमारे श्रोताओं के बहुत काम आ सकती है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये श्रृंखला यहीं नहीं रुक रही है। अच्छा, आगे क्या है? जो दस्तावेज हमारे सामने हैं उनके अंत में एक बहुत ही शानदार टीजर दिया गया है। अगली बार वे स्टे ऑर्डर पर चर्चा करने वाले हैं। स्टे ऑर्डर? ये तो किसी भी कानूनी लड़ाई का ब्रह्मास्त्र माना जाता है। बिल्कुल, सही समय पर लिया गया एक स्टे ऑर्डर रातों रात पूरे केस की दिशा पलट सकता है, किसी भी कार्रवाई को वहीं का वहीं रोक सकता है। तो उस विषय पर भी गहराई से चर्चा करने का हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा। लेकिन आज इस डीप डाइव को समाप्त करने से पहले मैं एक विचार छोड़कर जाना चाहता हूं। एक ऐसा सवाल जो शायद कानून की किताबों में तो नहीं मिलेगा, लेकिन जिस पर हमारे सुनने वालों को खुद विचार जरूर करना चाहिए। वो क्या है? आज हमने देखा कि रिवीजन के दौरान अदालत का पूरा फोकस कानूनी प्रक्रिया की शुद्धता पर होता है ना? हाँ, बिल्कुल। अदालत देखती है कि क्या कानून की किताब में लिखे हर नियम का अक्षरशः पालन किया गया, क्या जुरिस्डिक्शन सही था, क्या उचित प्रक्रिया अपनाई गई। अदालत पूरे केस की कहानी को दोबारा नहीं सुनती। हाँ, हमने यही समझा आज। तो सवाल ये उठता है कि अगर अदालत सिर्फ प्रक्रिया पर फोकस कर रही है, तो क्या ऐसा संभव है कि कोई प्रक्रिया 100% कानूनी रूप से सही हो, सारे बॉक्स टिक हो गए हों, नियमों का पूरी तरह से पालन हुआ हो, लेकिन फिर भी उस व्यक्ति को न्याय न मिले? ये तो बहुत ही गहरा विरोधाभास है। क्योंकि कई बार ऐसा महसूस होता है ना कि कानून का तो पूरी तरह से पालन हो जाता है, अदालत की फाइलें एकदम परफेक्ट होती हैं, लेकिन जो कहानी का असली सच है वो अदालत के दरवाजे के बाहर ही छूट जाता है। सोचने वाली बात है। क्या कानूनी रूप से करेक्ट होना और वास्तव में न्याय मिलना हमेशा एक ही बात होती है? जब सब कुछ नियमों के हिसाब से हो रहा हो, फिर भी अगर अन्याय हो जाए, तो उसे कौन सा रिवीजन सुधारेगा? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। मिलेंगे अगली बार एक नई चर्चा के साथ।